वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 6 का नर्वस सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट। सो लेट्स बिगिन। So in human body, as you know, the coordination of organ and organ system is vital for maintaining homeostasis, ensuring stability in internal condition, right? And this coordination involve interaction and complementation of functions among various organs. So how it happen? ये होगा कैसे? हमारी ह्यूमन बॉडी में जितना भी ऑर्गन है, उसके जो ऑर्गन सिस्टम है वो अपना अपना काम टाइम पर कर पा रहे हैं, उनके बीच में एक होम्योस्टेसिस बनी हुई है ना? कि खाना हमने खाया तो खाने के बाद वो स्टमक ऑटोमेटिकली HCl रिलीज करेगा डाइजेशन के लिए, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पर भी डिफरेंट काइंड के एंजाइम्स रिलीज होंगे। या फिर हम कोई चीज देख रहे हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा? मीन्स इन सारी चीजों का, हमारा सुनाई देना, हमारा बोलना, हमारा किसी भी चीज को टेस्ट करना, या अगर हम किसी हीट गर्म या ठंडी चीजों को टच कर रहे हैं तो तुरंत जो रिफ्लेक्स आता है वो सारा का सारा इंटरनल ऑर्गन्स हमारे जो हैं या एक्सटर्नल पार्ट हैं, वो कोऑर्डिनेशन कौन करता है? वो कोऑर्डिनेशन हमारा कि हमें क्या एक्शन एक्चुअली लेना है, वो कोऑर्डिनेशन हमारा करता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं, जैसा कि आपको पता है। स्टमक, वो हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद है। हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है ना? सेंसरी ऑर्गन्स भी हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको कंट्रोल करने के लिए जो मेन एक सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है, वो कौन सा सिस्टम होता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वो होता है नर्वस सिस्टम। क्योंकि ये ही एक हमारे जो भी ऑर्गन है, हमारे वहां से लेके जो सेंसेशन उनके पास आए, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन आई, वो इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? थ्रू नर्वस सिस्टम पहुंचाएंगे, है ना? तो नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को देना और इंफॉर्मेशन को लेना, ताकि अकॉर्डिंगली हमारा ब्रेन उस पर्टिकुलर पार्ट को इंस्ट्रक्शन दे सके कि आपको अगला स्टेप क्या लेना है। ठीक है, चलिए, तो नर्वस सिस्टम को हम ब्रॉडली कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? हम नर्वस सिस्टम को दो मेन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में CNS भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CNS। और इसके कितने पार्ट हुए? इसके दो पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा हमारा कौन सा सिस्टम होगा? दूसरा होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? इसे शॉर्ट में कहा जाता है PNS। क्या कहा जाता है? PNS। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बोलेंगे हम CNS, और अदर देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो पार्ट रह गया, डिफरेंट काइंड की नर्व्स जो यहाँ इस वाले डायग्राम में आपको दिखाई दे रही हैं, वो सारी की सारी इन्वॉल्व हो जाएंगी PNS में। ठीक है, चलिए, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना है? जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रेन इसका मेन पार्ट है ना? ब्रेन मेन पार्ट है, और फिर दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और इसी तरीके से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डिफरेंट ब्रेन्स, जितनी भी नर्व्स हैं अदर देन मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ दें तो जितनी भी पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हुई हैं, वो सारी की सारी किसका पार्ट होती हैं? वो पार्ट होती हैं PNS का या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, अच्छा, नर्व्स जो हैं उनको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जो कैटेगरी है उसे बोलते हैं एफरेंट फाइबर्स। ठीक है, एफरेंट नर्व फाइबर कह सकते हैं या एफरेंट फाइबर कह सकते हैं। तो उनका क्या काम है? देखिए, इस पूरे के पूरे डायग्राम में हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये स्किन है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिया है स्किन। ठीक है, तो स्किन से ये कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी स्टिमुलाई, कोई भी जो भी उसने टच किया, ठीक है, स्टिमुलेशन हुआ, वो अवे फ्रॉम द ऑर्गन, वहां से दूर लेकर आएगा, और अवे से आप याद कर सकते हैं एफरेंट। ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है। तो जो अपने ऑर्गन से दूर लेकर आएगा, ये देखिए दूर लेके कहाँ आ रहा है? ये टुवर्ड्स स्पाइनल कॉर्ड ला रहा है, और फाइनली ये ब्रेन को बताएगा, है ना, कि भाई मैंने स्किन पर ये चीज टच की, ये गर्म थी या ठंडी थी या सर्दी थी या जो भी है।
ठीक है, तो वो क्या एफरेंट फाइबर का फिर क्या काम रहा? एफरेंट फाइबर का काम रहा कि ये जो भी इम्पल्सेस होंगी वो कहाँ से आएंगी? ये अवे फ्रॉम द टिश्यू एंड टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या हम कह सकते हैं फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो वाली फाइबर्स को क्या बोला जाएगा? एफरेंट फाइबर बोला जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरी कैटेगरी कौन सी होती है? दूसरी कैटेगरी होती है इफरेंट फाइबर्स। ठीक है, पहले हमने बताई एफरेंट फाइबर जो टिश्यू से या ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर आता की तरफ लेकर आएगा, है ना। और इफरेंट इसका जस्ट अपोजिट होगा, मींस ये इंफॉर्मेशन क्या करना है वो स्पाइनल कॉर्ड से टुवर्ड्स कहाँ जा रही है? ये देखिए कहाँ जा रही है? टुवर्ड्स ऑर्गन या टिश्यू की तरफ लेकर जाएगा, ये इंस्ट्रक्शंस देगा। ये कहाँ से आएगा? स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन लेके टिश्यू या ऑर्गन के पास जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे मसल लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल आपके लिए कि मसल को कोई भी इंस्ट्रक्शंस दिए ब्रेन ने, ठीक है, वो और जो इंस्ट्रक्शन लेकर आएगी टुवर्ड्स ऑर्गन या टिश्यू उनको बोला जाएगा इफरेंट नर्व्स। ठीक है, क्लियर हो गया? एफरेंट क्या करता है? एफरेंट टिश्यू से लेकर आएगा फ्रॉम टिश्यू, एंड इफरेंट कहां से लाएगा? इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से होता हुआ टिश्यू और ऑर्गन को इंफॉर्मेशन देगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, चलिए ये दोनों बातें समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। फिर अब देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी है उसे कहते हैं सोमेटिक न्यूरल सिस्टम, एसएनएस बोलते हैं जैसे सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। ये जो है इम्पल्सेस को लेके जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, जो हमारी स्केलेटन मसल्स होती हैं, जो वॉलेंट्री, जो हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करती हैं कि जो लाइक अगर जैसे बाइसेप्स को अगर हम इस तरीके से करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, रिलैक्स करें तो फिर इस तरीके से करें तो रिलैक्स हो जाएगी, ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होगी। तो यानी कि वो मसल्स जिन पर हमारी इच्छा पर डिपेंडेंट है, हमारी विश पर हैं, उस कैटेगरी को बोलेंगे सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, दूसरी कैटेगरी होती है उसे बोलते हैं ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ऑटोनोमिक कहाँ इंपल्स ट्रांसमिट करेगी? इट एक्चुअली ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, जो कि हमारी अपनी विश पर निर्भर नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली हमारी चाहत हो या ना हो वो अपना काम करते रहेंगे, है ना। उनको इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स कहेंगे या स्मूथ मसल्स कहेंगे। ठीक है, स्मूथ मसल्स में भी नॉर्मल स्केलेटन मसल्स को तो सोमेटिक न्यूरल कर रहा है, ये आपको याद रखना है, जबकि स्मूथ मसल्स को और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को नर्व इंपल्स करता है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम का इस डायग्राम के थ्रू आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये क्या कर रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटन मसल में लेके जा रहा है। ये अपर मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये वाले दोनों येलो कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ये इसने इंपल्स आगे बढ़ाया सोमेटिक मोटर न्यूक्लियाई पर ब्रेन स्टेम में, और उसने फिर ये लोअर मोटर न्यूरॉन पर पहुंचा के स्केलेटन मसल के पास अपना इंफॉर्मेशन इंपल्स के थ्रू ट्रांसमिट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर लोअर मोटर न्यूरॉन्स के पास इसने पहुंचाया और इसने फिर लोअर सोमेटिक जो न्यूक्लियाई है स्पाइनल कॉर्ड का, वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचा के लोअर जो मसल्स हैं उन स्केलेटन मसल उनको इंफॉर्मेशन पहुंचा दिया। तो इस तरीके से काम करता है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। जबकि ऑटोमेटिक क्या काम करेगा? ऑटोमेटिक को दोबारा से दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है सिंपैथेटिक, दूसरी होती है पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं, यानी कि जिस चीज को सिंपैथेटिक स्टिमुलेट करेगा, इंक्रीज करेगा, उसी को जनरली वो डाउन करेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है सिंपैथेटिक हर चीज को इंक्रीज ही करेगा, इट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन मैक्सिमम चीजों को, मैक्सिमम जो एक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, हमारी बॉडी ऑर्गन के जितने भी काम हैं, उसको जनरली वो स्टिमुलेट करता है, हाई करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि सोमेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, देखिए आप देख पा रहे हैं कि
प्यूपिल जो हमारी आई की होती है उसको डायलेट करने का काम करता है, यानी कि ये स्टिमुलेट कर रहा है। हार्ट रेट को आप देख पा रहे हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है। ब्रोंकाई जो है हमारे लंग्स के, उनको डायलेट कर रहा है ना। ऐसे ही ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को ये स्टिमुलेट कर रहा है। एड्रिनेलिन एंड नॉर एड्रिनेलिन के सिक्रीशंस को भी ये स्टिमुलेट कर रहा है। लेकिन ये जैसे ब्लैडर है उसकी कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही सैलाइवेशन को ये इनहिबिट कर रहा है। तो कुछ चीजें हैं जिसको ये इनहिबिट भी करता है, लेकिन जनरली ये चीजों को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है या हाई करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्या कर रहा है, यानी कि ये एटीपी कंज्यूम कर रहा है, एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है अपने एक्शंस में, ठीक है। और जबकि इसके जस्ट अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे कि मैंने बताया प्यूपिल को वो डायलेट कर रहा था, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। वहां सैलाइवेशन इनहिबिट था, यहाँ स्टिमुलेट हो रहा है। वहां हार्ट रेट हाई थी, यहाँ पर हार्ट रेट स्लो हो रही है। यहाँ पर ब्रोंकाई भी वहां पर हाई स्पीड से यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसे ही जस्ट अपोजिट एंटागोनिस्टिकली काम करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, टुवर्ड्स नॉर्मल लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक एनर्जी को कंजर्व करने का काम करेगा, एनर्जी को खर्च नहीं करेगा, नॉर्मल पर लाने की कोशिश करेगा। और ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट होता है सिंपैथेटिक के, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन सिस्टम की क्या होती है। तो ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, फंक्शनल यूनिट जो है नर्वस सिस्टम या न्यूरल सिस्टम की क्या होती है, एक न्यूरॉन होती है, ठीक है। और एक न्यूरॉन के कई पार्ट होते हैं। ये पूरा एक डायग्राम दिखाया हुआ है, इसके कई पार्ट होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसमें एक जो है सेंट्रल बॉडी है जिसे सेल बॉडी कहा जा रहा है, ठीक है। उसके चारों तरफ कुछ फाइबर्स निकले हुए हैं, ब्रांच्ड, है ना। ये जो फाइबर्स निकले हुए हैं इनको क्या कह रहे हैं, इनको हम डेंड्राइट्स कह रहे हैं। और एक लंबा सा फाइबर है जिसे क्या कहा जा रहा है, एक्सॉन कहा जा रहा है। तो इसके कितने पार्ट हैं, इसके हैं 3 पार्ट। पहला पार्ट क्या बताया मैंने आपको, पहला पार्ट मैंने आपको बताया सेल बॉडी, ठीक है। और इस सेल बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है, इस सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सारे के सारे सेंट्रियोल को छोड़ दें तो ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, एंड नेजल्स ग्रेन्यूल भी प्रेजेंट है। आप देख पा रहे हैं कि इस सेल बॉडी में न्यूक्लियस यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, गोल्जी एप्रेटस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है ना। और छोटे 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 दानेदार स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे रहे हैं जिसे क्या बोल रहे हैं, नेजल्स ग्रेन्यूल कह रहे हैं, ठीक है। तो ये जो नेजल्स ग्रेन्यूल है वो सेल बॉडी में पाए जाते हैं और इनका मेन काम क्या होता है, ये जो नेजल्स ग्रेन्यूल होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके क्या होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं, ठीक है। और जब ये इसके फ्रैगमेंट्स हैं तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, राइबोसोम इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, राइट, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस सेल बॉडी में होगी और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पार्ट हैं जिसे नेजल्स ग्रेन्यूल कह रहे हैं, ये सेल बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं और डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यानी कि डेंड्राइट्स में और सेल बॉडी में तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी, लेकिन एक्सॉन में ये एब्सेंट होते हैं तो वहां पर नहीं होगी प्रोटीन सिंथेसिस। ऑल्दो वो प्रोटीन यूज करेगा, प्रोटीन वहां प्रेजेंट होगी लेकिन सिंथेसिस नहीं होगी, ठीक है। और तो ये आपको बात बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये डेंड्राइट्स में प्रेजेंट होते हैं, सेल बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होती है जबकि एक्सॉन में नहीं होती है, ठीक है। और डेंड्राइट्स क्या हैं, दीज आर शॉर्ट फाइबर्स ब्रांचिंग फ्रॉम द सेल बॉडी एंड ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड्स इट, है ना। क्योंकि कोई भी इम्पल्स आएगा या दूसरी वाले न्यूरॉन से लेकर इस तरीके से टुवर्ड्स सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसका सबसे जो लंबा वाला पार्ट था, जो तीसरा पार्ट था, उसे मैंने क्या बताया था आपको, उसको बोलते हैं एक्सॉन। ये थर्ड पार्ट है इसका जिसे बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन का क्या काम होता है, एक्सॉन का काम होता है किसी भी जो सिग्नल मिला डेंड्राइट के थ्रू सेल बॉडी को, उसको सेल बॉडी से अवे ले जाना। कहाँ ले जाना, सेल बॉडी से दूर लेके जाना और फिर दूसरी सेल में, दूसरी न्यूरॉन में ट्रांसमिट करना। अच्छा आप देख पा रहे हैं कि ये जो एक्सॉन है सबसे लंबा पार्ट है, ठीक है, लॉन्गेस्ट पार्ट है।
लेकिन और ये भी जाके अपने डिस्टल एंड पर क्या हो रहा है, ब्रांच्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका जो डिस्टल एंड है वो भी ब्रांच्ड है और इसके ब्रांच्ड एंड पर इस तरीके से कुछ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये जिन पर मैं सर्कल कर रही हूँ, इनको बोलते हैं साइनेप्टिक बल्ब्स या साइनेप्टिक टर्मिनल्स। ठीक है, ये यहाँ पर साइनेप्टिक नॉब भी बोल सकते हैं आप इसको, साइनेप्टिक टर्मिनल्स भी कह सकते हैं। और इन टर्मिनल्स पर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे रहते हैं वेसिकल्स के अंदर। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जब यहाँ से इंपल्स यहाँ से इसके डिस्टल एंड पर आएगा तो वो न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होंगे और फिर वो इंपल्स अगले न्यूरॉन में कंडक्ट हो जाती है थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, और तो हमें पता होना चाहिए कि इसका जो टर्मिनल एंड है उन्हें साइनेप्टिक नॉब कहते हैं। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इसमें क्या रहता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं जो इंपल्स को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में वाया केमिकल मीन, केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, है ना, वाया केमिकल मीन ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो तीनों पार्ट हमने देख लिए। सबसे जो ब्रांच्ड और शॉर्ट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर था उसे क्या कहा था, उसे हमने कहा था डेंड्राइट। और जो मेन एक बॉडी थी सेंटर में उसे क्या कहा था, उसे कहा था सेल बॉडी। और जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर था, उसे कहा था हमने एक्सॉन। तो पहला पार्ट था हमारा सेल बॉडी, देन डेंड्राइट्स उसके ऊपर लगे हुए थे, और जो तीसरा पार्ट था जो लॉन्गेस्ट फाइबर था जिसका ब्रांच्ड एंड, जो डिस्टल एंड है वो ब्रांच था, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर था, उसको हमने बोला था एक्सॉन। ठीक है, चलिए, तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया हमारे किसका, न्यूरॉन का। अच्छा, अब अपने प्रेजेंस ऑफ डेंड्राइट्स, प्रेजेंस ऑफ एक्सॉन के प्रेजेंस और एब्सेंस या उस पर कितने प्रेजेंट हैं, न्यूरॉन को कई कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, जैसे कि एपोलर, यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर, बाइपोलर एंड मल्टीपोलर। ठीक है, किसके बेसिस पर डिवाइड किया जा रहा है, इसमें कितने ज्यादा डेंड्राइट्स प्रेजेंट हैं, मतलब सेल बॉडी पर क्या क्या प्रेजेंट है या नहीं है, इस बेसिस पर। ठीक है, तो जो सबसे पहला है उसको बोलते हैं यूनिपोलर। अब इसमें केवल एक सेल बॉडी ही प्रेजेंट है, ना तो इसमें एक्सॉन है और ना ही इसमें डेंड्राइट्स हैं, तो इसको बोलेंगे एपोलर, यानी कि ये इसके साथ कोई भी एक्सटेंशन नहीं जुड़ा हुआ है। और जनरली जो यूनिपोलर टाइप के न्यूरॉन होते हैं वो सील एंड टेट्रा ग्रुप में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, अगला टाइप क्या है, अगला टाइप है यूनिपोलर। यूनिपोलर किसमें पाया जाता है, इसमें एक सेल बॉडी होती है, जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये सेल बॉडी है ना, और इससे एक एक्सॉन जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये जो है एक एक्सॉन इससे जुड़ा हुआ है। और इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके के टाइप के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो हम लोगों में ही एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो एम्ब्रियोनिक स्टेज का न्यूरॉन है वो कैसा होगा, यूनिपोलर होगा, और ये बात हमें याद रखनी है। थर्ड टाइप का जो न्यूरॉन है उसे कहा जाता है बाइपोलर न्यूरॉन। बाई मतलब ऑटोमेटिकली ये वर्ड अपने आप को डिफाइन कर रहा है कि इसमें जो सेल बॉडी है उसके साथ, ये जो सेल बॉडी है उसके साथ एक तो डेंड्राइट जुड़ा हुआ है और एक जो है एक्सॉन जुड़ा हुआ है ना। तो इसमें एक एक्सॉन है और एक डेंड्राइट है, और ये हमारी आंख की रेटिना में पाए जाते हैं। ठीक है, हमारी आंख की रेटिना में किस तरीके के न्यूरॉन होते हैं, वो होते हैं बाइपोलर टाइप के। ये भी आपको याद रखना है, इस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरा जो नेक्स्ट टाइप जो है वो है सूडो पोलर। सूडो मीन्स फॉल्स, है ना, सूडो वर्ड अपने आप को फॉल्स बता रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो सेल बॉडी है उससे दिख तो रहा है कि एक प्रोजेक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन इससे एक प्रोजेक्शन नहीं, इसका एक एंड जो है वो एक्सॉन की तरफ काम करता है और दूसरा एंड जो है डेंड्राइट की तरफ काम करता है। ठीक है, डोर्सल रूट ऑफ गैंग्लिया जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड की होती है, वहां पर इस तरीके की सूडोपोलर टाइप के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके बाद होता है मल्टीपोलर, जो कि हम लोगों में जनरली कॉमन है, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के न्यूरॉन्स मल्टीपोलर होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा डेंड्राइट्स जुड़े हुए होते हैं और एक एक्सॉन होता है। जो जनरल स्ट्रक्चर अभी हमने डिस्कस किया था वो इसी का तो किया था, जिसमें एक से ज्यादा डेंड्राइट जुड़े हुए थे और एक एक्सॉन था। और ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। चलिए, अब देखते हैं टाइप ऑफ एक्सॉन बेस्ड ऑन दी प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीट। ठीक है, अगर एक्सॉन के ऊपर
जैसे ये अगर एक्सॉन है, अगर एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीट पाई जा रही है इस तरीके से कोई एक माइलिन शीट पाई जा रही है, ठीक है, और यहां पर अंदर कुछ इसके सिक्रीशंस की वजह से ये देखिए इस तरीके से माइलिन शीट पाई जा रही है। ये एक्सॉन है और इसके अंदर ये एक्सोप्लाज्मा भरा हुआ है, ठीक है। और ये जो सेल है, जो मैंने इस तरीके से राउंड राउंड स्ट्रक्चर आपके सामने अभी अभी बनाया, इसको बोलते हैं स्वान सेल। क्या बोलते हैं? स्वान सेल, ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ मैंने डार्क डार्क बनाया है, दिस इज माइलिन शीट। क्या है ये? दिस इज माइलिन शीट, ठीक है। तो माइलिन शीट किसी किसी में प्रेजेंट होगी, किसी किसी में नहीं प्रेजेंट होगी। नॉर्मली एक्सॉन की पूरी लंबाई में स्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन किसी किसी एक्सॉन में वो माइलिन शीट बनाती हैं और किसी किसी में नहीं बनाती हैं। तो उसके बेसिस पर भी कैटेगराइजेशन किया जाता है एक्सॉन का। तो माइलिनेटेड एक्सॉन कौन से हुए? जिसमें वो एक्सॉन्स जो एनवलप्ड होंगे, those axons which are enveloped with swan cell forming a myelin sheath। स्वान सेल्स जिसमें माइलिन शीट, ये जो डार्क एरिया है, बनाएंगी, उसे माइलिनेटेड एक्सॉन्स कहा जाएगा, ठीक है। और ये जो बीच में डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनबियर, ठीक है। दीज आर द गैप्स, इन गैप्स को कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनबियर, जो कि माइलिन शीट के बीच बीच में, और यहां पर माइलिन शीट नहीं होती, जबकि आप देख रहे हैं स्वान सेल कंटिन्यूअस चल रही है ना। तो ये क्या है? स्वान सेल ये कंटिन्यूअस होती है, जबकि माइलिन शीट डिसकंटिन्यूअस होती है, क्योंकि वो किस एरिया में है? नोड्स ऑफ रेनबियर में नहीं है, फिर है, फिर नोड्स ऑफ रेनबियर में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होगा स्वान सेल्स का, स्वान सेल कंटिन्यूअस है, माइलिन शीट है, फिर नोड ऑफ रेनबियर आ गई, फिर माइलिन शीट आ गई, फिर नोड ऑफ रेनबियर आ गई। इस तरीके के अरेंजमेंट वाले एक्सॉन्स कहाँ पाए जाते हैं हमारी बॉडी में? वो पाए जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में और क्रेनियल नर्व में, जो ब्रेन से निकलती हैं, उसमें इस तरीके के एक्सॉन्स पाए जाते हैं, जहां पर फास्ट स्टिमुलाई या फास्ट इंपल्स का कंडक्ट होता है, ठीक है। दूसरे तरीके के होते हैं, उन्हें बोला जाता है नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। These are also enclosed by swan cells। स्वान सेल से ही एनक्लोज्ड हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वान सेल तो हर हाल में प्रेजेंट होगी, लेकिन किसी में वो माइलिन शीट फॉर्म करेगी, किसी में नहीं करेगी। तो यहां पर नॉन माइलिनेटेड है, यानी विदाउट फॉर्मिंग अ माइलिन शीट, ठीक है। यहां पर माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और ये कहां पर पाए जाते हैं? इस तरीके का अरेंजमेंट एक्सॉन में जो होता है वो ज्यादातर पाया जाता है ऑटोमेटिक एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में, ठीक है। ऑटोमेटिक एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम में इस तरीके के अरेंजमेंट वाले एक्सॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों आपको क्लियर हो गए? अच्छा, हमें ये भी देखना है, ये भी बात आपको याद रखनी है कि जो स्वान सेल है वो कंटिन्यूअस मैनर में प्रेजेंट होती है और जो माइलिन शीट है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होती है और कैसे वो कंडक्ट होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी नर्व जो होती है वो पोलराइज्ड स्टेट में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो जो जितने भी न्यूरॉन्स हैं वो नॉर्मली कैसे होते हैं? पोलराइज्ड फॉर्म में होते हैं। सो न्यूरॉन हैव पोलराइज्ड मेम्ब्रेन क्रूशियल फॉर देयर एक्साइटेबिलिटी, क्योंकि वो पोलराइज्ड होते हैं, उनके एक तरफ पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं। तो वो एक्साइटेड तुरंत हो जाएंगे और तुरंत इंपल्स को कंडक्ट करने की क्षमता रखते हैं। द मेम्ब्रेन मेंटेन अ रेस्टिंग पोटेंशियल ड्यू टू सेलेक्टिव परमेबिलिटी टू आयन लाइक पोटेशियम एंड नियरली इम्परमेबल टू सोडियम। जो मेम्ब्रेन है नर्व की, जो एक्सॉन है, उसमें क्या होता है, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ अगर डायग्राम बनाऊं, ये लीजिए, डायग्राम से ही समझते हैं। यहां बाहर की तरफ ज्यादातर क्या रहता है? पॉजिटिव आयंस रहते हैं। कैसे रहते हैं? पॉजिटिव आयन। और अंदर की तरफ ये होता है नेगेटिव आयन। मैंने बना दिया नेगेटिव, अंदर की तरफ नेगेटिव आयंस हैं
और बाहर की तरफ पॉजिटिव आयंस रहते हैं। ठीक है, तो जो ये आपको पता है एक्सॉन मैं बना रही हूं, एक्सॉन के अंदर जो फ्लूइड है उसे एक्सोप्लाज्मा कहेंगे, है ना, और ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये एक्सोप्लाज्मा है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बाहर जो है वो सोडियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा, और जबकि अंदर पोटेशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है ज्यादा। ठीक है, अब ये आपको यहां पर बताया गया कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है एक्सोलीमा, ये परमेबल होती है पोटेशियम आयन के लिए। पोटेशियम आयन आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन नॉर्मली ये जब रेस्टिंग फेज में है सोडियम के लिए इम्परमेबल रहती है। ठीक है, और अंदर नेगेटिव क्यों भी है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जैसे कि सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये आइंस भी प्रेजेंट है अंदर की तरफ, और कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट हैं, कुछ प्रोटीन जो कि नेगेटिवली चार्ज हैं, तो इसलिए अंदर की तरफ नेगेटिवली चार्ज है, और जो सोडियम के कॉन्सेंट्रेशन है वो बाहर ज्यादा है, इसलिए बाहर की तरफ क्या है? पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, बाहर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर पोटेशियम की ज्यादा है, और सोडियम अंदर नॉर्मली नहीं जा सकता क्योंकि वो जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमेबल है उसके लिए। तो ये जो स्टेट है कि जब अंदर की तरफ नेगेटिव आयंस हैं और बाहर की तरफ पॉजिटिव है, तब पोलराइज्ड स्टेट इसे बोला जाता है। क्या जाता है? पोलराइज्ड स्टेट। क्योंकि ये एक पोलराइजेशन मतलब अपोजिट आयंस लगे हुए हैं दोनों तरफ, और इस तरफ जब ये रेस्टिंग फेज में होता है और अगर वोल्ट मीटर दोनों तरफ लगा के नापा जाए तो इसका जो पोटेंशियल आएगा रेस्टिंग स्टेज में, क्योंकि ये रेस्टिंग स्टेज है, अभी यहाँ पर कुछ भी ना सोडियम अंदर जा रहा है ना, क्योंकि जब सोडियम अंदर जाएगा तभी तो कंडक्ट होगी इम्पल्स, तो यहाँ पर ये इस टाइम है रेस्टिंग फेज में। तो रेस्टिंग फेज में है तो इसे हम रेस्टिंग पोटेंशियल भी कह सकते हैं। अगर हम रेस्टिंग पोटेंशियल अगर वोल्ट मीटर के द्वारा देखेंगे, अंदर की तरफ क्या चीज ज्यादा है? नेगेटिव, क्योंकि यहां पर मैंने आपको बताया सोडियम बाहर ज्यादा है, अंदर नेगेटिव आयन ज्यादा है, तो रेस्टिंग पोटेंशियल इसका -70 मिलीवोल्ट होता है। कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। ठीक है, चलिए, ये हो गई रेस्टिंग फेज की बात, जब ये अपनी नॉर्मली पोलराइज्ड स्टेट में प्रेजेंट है। चलिए, अब this polarization is upheld by sodium potassium pump which maintain ionic gradient। ionic gradient को maintain कौन करता है? सोडियम पोटेशियम पंप इस पोलराइज स्टेट को मेंटेन करता रहता है। क्या? सोडियम पोटेशियम पंप जो नॉर्मली इसमें चालू रहता है। कौन कौन से पंप होते हैं? एक तो होते हैं इसके ओपन चैनल, वो हर वक्त चालू रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ आयंस का आना जाना लगा रहता है इसमें। दूसरा होता है सोडियम पोटेशियम पंप, ये भी अपने चालू रहते हैं। लेकिन सोडियम आयन अकेला जो है जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं वो नॉर्मली बंद रहते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम के लिए भी होंगे और वोल्टेज गेटेड चैनल्स पोटेशियम के लिए भी होंगे। ठीक है, वो तभी ओपन होते हैं जब सोडियम आयन को अंदर जाना होता है और चार्ज फिर चेंज होता है। ठीक है, चलिए, तो मैकेनिज्म में कैसे चलेगा ये देखिए। इस पिक्चर के थ्रू हम बहुत अच्छे से ये समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, जब कोई स्टिमुलाई आया, कोई भी स्टिमुलाई आया, वो आएगा किधर से? बाहर से आया, डेंड्राइट ने रिसीव किया, डेंड्राइट ने रिसीव करके इसको सेल बॉडी में पहुंचाया और सेल बॉडी से फिर ये गया एक्सॉन की तरफ। ठीक है, जब इंपल्स एक्सॉन की तरफ गया तो स्टिमुलाई अप्लाई हो गया और तुरंत के तुरंत जो ये मेम्ब्रेन है इसकी, ये जो मेम्ब्रेन है आप देख पा रहे हैं, जहां जहां ऑरेंज जा रहा है कलर इस एनिमेशन में आप देख पा रहे हैं, वहां वहां क्या हो रहा है? जो 3 सोडियम आयन है वो अंदर आ पा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है वो तुरंत ही परमेबल हो जाती है सोडियम आयन के लिए। सोडियम आयन के लिए परमेबल हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम आयन वाले जो वोल्टेज गेटेड जो चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और 3 सोडियम आयंस जो हैं वो अंदर की तरफ फटाफट आना शुरू करते हैं। ये देखिए, अंदर की तरफ आ रहे हैं, अंदर की तरफ आ रहे हैं, अंदर की तरफ यहां पर आ रहे हैं सोडियम
अंदर की तरफ आके क्या कर रहे हैं, अंदर की तरफ जहां जहां ऑरेंज लाइन जा रही है सोडियम आयन अंदर आ रहा है, तो अंदर की पोजीशन क्या हो गई, अंदर की पोजीशन कुछ ऐसी हो गई कि अंदर की तरफ पॉजिटिव आयंस आप बढ़ गए, अगर मैं यहां बनाऊं, है ना, और बाहर की तरफ क्योंकि सोडियम लगातार अंदर आ रहा है तो बाहर की तरफ जो है कंपैरेटिवली सोडियम आयन कम रह गए, तो वहां नेगेटिवली चार्ज हो गया, सोडियम अंदर आ रहे हैं। तो ये किस पोजीशन में, नॉर्मल स्टेट क्या थी हमारी, नॉर्मल स्टेट थी पोलराइजेशन, पोलराइज्ड स्टेट, जहां पर सोडियम बाहर था और पोटेशियम अंदर था। सोडियम बाहर था हाई कॉन्सेंट्रेशन में, बाहर पॉजिटिव चार्ज था और अंदर नेगेटिव चार्ज था। ये इसकी जस्ट अपोजिट फॉर्म हो गई, तो इसको कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, डीपोलराइजेशन। इसको क्या कहा जा रहा है, डीपोलराइजेशन। और इस समय पर क्या हुआ, ये जो मेम्ब्रेन है ये सोडियम के लिए परमेबल हो गई, सोडियम आयन अंदर आना फटाफट फटाफट शुरू हुए और इस तरीके से एक एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। और ये जो एक्शन पोटेंशियल, अब आप देखेंगे अंदर कौन सा चार्ज, अंदर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज अंदर की तरफ आ गया और बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो फिर ये एक्शन पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और कितना होगा, पॉजिटिव 30 मिली वोल्ट। ये होता है एक्शन पोटेंशियल जब डीपोलराइजेशन की स्टेट आती है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, डीपोलराइजेशन की स्टेट में अंदर की तरफ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। आप इस पिक्चर से देख पा रहे हैं, देखिए 3 सोडियम अंदर आ रहे हैं, जहां जहां सोडियम अंदर आ रहे हैं अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बनता जा रहा है और उसके पीछे के पीछे क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। अब ये जो डीपोलराइजेशन स्टेट जो है ये आगे की तरफ प्रोपेगेट होती जाएगी, कहां पर, एक्सॉन पर, और आगे आगे क्या होता जाएगा, डीपोलराइजेशन सिक्वेंशियली बढ़ता जाएगा और इससे नर्व इंपल्स जो उसका कंडक्शन होगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ एक्सॉन। ठीक है, ये यहां से शुरू होता है और देखिए धीरे 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 ये जो ऑरेंज है ये देखिए आगे आगे बढ़ रहा है, डीपोलराइजेशन बढ़ रहा है और उसके पीछे वाले पार्ट पे रीपोलराइजेशन हो रहा है। अब रीपोलराइजेशन कैसे हो रहा है वो भी देखते हैं। रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन में क्या हो रहा है, देखिए इस डायग्राम को एक बार और अच्छे से ध्यान से देखें। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, जो सोडियम आयन थे वो अंदर आ गए ना अंदर, देखिए ये सोडियम आयन है, ये यहां पर डीपोलराइजेशन में सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, दोनों एंड से अंदर आ रहे हैं, तो ये हो गया डीपोलराइजेशन। अंदर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया, सोडियम अंदर आया, तो अंदर हो गया, अंदर सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो ये पॉजिटिव 30 मिली वोल्ट पोटेंशियल हो गया, उसको बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल, है ना। और इसके तुरंत बाद, और अच्छा इस टाइम पर क्या खुले, इस टाइम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए, उसके थ्रू ही सोडियम अंदर आया। लेकिन ये जो सोडियम गेटेड चैनल्स होते हैं, ये सोडियम गेटेड जो चैनल्स हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए खुलते हैं, ठीक है। और इसके तुरंत बाद पोटेशियम के लिए, पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो हैं वो थोड़े से हाई टाइम के लिए ओपन होते हैं। तो जैसे ही ये अंदर आएंगे उसके पीछे 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 क्या होगा, पोटेशियम आयन जो है वो बाहर निकलना शुरू होंगे, पोटेशियम आयन बाहर निकलना शुरू होंगे। तो क्या होगा, जब पोटेशियम आयन बाहर निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे निकलते जाएंगे, तो फिर जो अंदर की तरफ पॉजिटिव ये जो सिचुएशन बन रही थी ये फिर दोबारा निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, देखिए शुरू से पढ़ते हैं। डीपोलराइजेशन इज स्विफ्टली फॉलोड बाय रीपोलराइजेशन एज पोटेशियम डिफ्यूज आउट। पोटेशियम क्या होगा, डिफ्यूज आउट बाहर की तरफ, क्योंकि उसके चैनल्स खुल जाएंगे और वो कंपैरेटिवली ज्यादा देर के लिए खुलते हैं, तो और उस स्टेज को क्या कहा जाएगा, रीपोलराइजेशन। और जब पोटेशियम लगातार बाहर जाएगा तो वो किस चीज को रिस्टोर कर देगा, उसकी नॉर्मल फॉर्म को, जिसे हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल या फिर पोलराइज्ड स्टेट, ठीक है। दिस एंश्योर द न्यूरॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर स्टिमुलेशन, ताकि और भी जो स्टिमुलेशन आए वो लगातार नॉर्मल स्टेट में पहुंचेगा जब दूसरा स्टिमुलेशन आएगा, ठीक है। सो द सीक्वेंस रिपीट अलोंग द लेंथ ऑफ द एक्सॉन अलाउइंग फॉर द स्विफ्ट ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। देखिए इस डायग्राम से भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगी। रेस्टिंग पोटेंशियल, रेस्टिंग स्टेज में क्या था, बाहर की तरफ पॉजिटिव था, अंदर की तरफ नेगेटिव था, यही मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप लगातार चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ चैनल्स हैं जो सोडियम आयन के लिए बने हुए हैं, कुछ हैं जो
पोटेशियम के लिए बने हुए हैं। ये नॉर्मल स्टेट है। अब एक्शन पोटेंशियल के टाइम पर क्या होगा, ये रेस्टिंग स्टेज में बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। एक्शन पोटेंशियल के टाइम पे क्या होगा, सोडियम गेटेड जो वोल्टेज गेटेड चैनल है वो ओपन हो गए, ये देखिए, और इसके थ्रू सोडियम आयन ने अंदर आना शुरू कर दिया साइटोप्लाज्म में। ये देखिए सोडियम अंदर आ रहा है, जैसे ही उसे कोई स्टिमुलस मिला वो एक्साइटेड हुआ और सोडियम गेट ओपन हुए। सोडियम गेट ओपन होके सोडियम आयन अंदर आना शुरू हुए, लगातार अंदर आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, अंदर आना शुरू हुए। सोडियम चैनल ओपन हुए, सोडियम आयन अंदर आ गए। अंदर आ गए तो ये किस फॉर्म में पहुंच गया, ये डीपोलराइजेशन वाली स्टेट में पहुंच गया। ठीक है, और इसके पीछे पीछे क्या हुआ, वो तो अंदर आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं और आगे बढ़ता जा रहा है इम्पल्स। पीछे की तरफ जो पोटेशियम आयन है, अब मैंने आपको बताया था सोडियम चैनल्स जो हैं वो थोड़ी देर के लिए खुले रहते हैं, फिर ये हो गए बंद और पोटेशियम वाले ओपन हो गए। सोडियम वाले बंद हुए, पोटेशियम वाले ओपन हो गए। जैसे ही पोटेशियम वाले ओपन हुए, पोटेशियम आयंस जो है बाहर की तरफ निकलना शुरू हुए। पोटेशियम आयन बाहर की तरफ निकलना शुरू हुए, ये देखिए यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं और ये लगातार बाहर निकलेंगे तो फिर क्या होगा, दोबारा से वो नॉर्मल स्टेट उसकी ले आएगा। और वो लगातार जब पोटेशियम आयन बाहर निकलेंगे, क्योंकि उसकी गेट थोड़ी सी ज्यादा देर के लिए खुले रहते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब पोटेशियम कुछ ज्यादा ही बाहर निकल जाएंगे और उसी टाइम पर सोडियम पोटेशियम चैनल जो है दोबारा से अपने मूवमेंट के थ्रू, है ना, सोडियम पोटेशियम आयन के मूवमेंट के थ्रू दोबारा से जनरल जो उसकी जो चार्ज नॉर्मली होता है कि बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, उस कंडीशन को रिस्टोर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं हमारे रेस्टिंग स्टेज के। और फिर एक्शन पोटेंशियल, यानी कि आप इसे कह सकते हैं पोलराइजेशन, फिर आप कहेंगे इसको डीपोलराइजेशन। ठीक है, और फिर आप इसको कहेंगे रीपोलराइजेशन। ठीक है, तो ये तीनों चारों पिक्चर से आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो रहा है कि कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। चलिए देखिए, एक और डायग्राम मैंने यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूं। ये है हमारा पूरा का पूरा न्यूरॉन। यहाँ पर इस एक्सॉन पर बाहर कंडीशन क्या है, पॉजिटिव आइंस, अंदर कंडीशन क्या है, नेगेटिव आइंस। ठीक है, सोडियम अंदर आ रहे हैं, सोडियम अंदर आ रहे हैं तो क्या जनरेट हुआ, डीपोलराइजेशन हो गया, है ना। और डीपोलराइजेशन आगे आगे होता जा रहा है और पीछे की तरफ क्या हो रहा है, रीपोलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि पोटेशियम जो है वो बाहर निकल रहा है साथ के साथ। तो ये हो रहा है डीपोलराइजेशन, यहां पर हो रहा है रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, और इसी तरीके से जो इंपल्स है वो आगे की तरफ कंडक्ट हो रही है। अब है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। अब पूरे एक्सॉन में तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट हो गई। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जैसे लाइक अगर मैं यहाँ पर एक इस तरीके से आपके लिए एक डायग्राम बना लूं, तो ये अगर एक्सॉन है, ये हमारे डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, अब ये एक्सॉन और एक्सॉन इस तरीके से मैंने आपको बताया था, एंड पर साइनेप्टिक नॉब्स होती हैं। ठीक है, और यहां से फिर ये दूसरे न्यूरॉन के साथ अगले वाले के साथ अटैच होती हैं। तो ये जो साइनेप्टिक नॉब्स हैं, ये अपनी इंफॉर्मेशन दूसरे को कैसे देंगे, एक नर्व से दूसरे नर्व में जानी है इंफॉर्मेशन इंपल्स, दूसरे से तीसरे, और उसके बाद अल्टीमेटली ब्रेन के पास जानी है या ब्रेन से ऑर्गन के पास आनी है। तो एक न्यूरॉन की जब ये पूरे में तो अभी हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से इंपल्स कंडक्ट हुई, लेकिन जैसे ही वो डिस्टल एंड ऑफ एक्सॉन के पास आया, तब एक से दूसरे में नर्व इंपल्स कैसे कंडक्ट होगी, तो उसको बोलते हैं साइनेप्सिस। ठीक है, और साइनेप्सिस कहाँ होता है, दीज आर द जंक्शंस बिटवीन न्यूरॉन्स। देखिए, एक न्यूरॉन ये था और ये दूसरा मैंने बनाया, हालांकि बहुत ही फनी जैसा बना है, लेकिन ये आप मान लीजिए कि ये दूसरा न्यूरॉन ही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका मैं वो, तो साइनेप्सिस क्या है, इट इज अ जंक्शन, ये वाला जंक्शन। ठीक है, या आप ये वाला एक पार्ट मान सकते हैं, ये दूसरा मान सकते हैं। इट इज अ जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स वेयर नर्व इंपल्स आर ट्रांसमिटेड, जहां पर नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, ये एक्सॉन यहाँ पर ग्रीन वाला है, ये यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, इसका टर्मिनल आ गया, और ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। साइनेप्सिस में बहुत छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं, जिसको इन वेसिकल्स में क्या होता है,
इन वेसिकल्स में मैंने आपको बताया था न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे हुए रहते हैं, है ना। और यही न्यूरोट्रांसमीटर एक एक्सॉन से दूसरे डेंड्राइट पर, है ना, दो, या फिर हम कह सकते हैं दो नर्व से इंफॉर्मेशन कन्वे करने का काम करते हैं। तो ये कितने तरीके के हैं साइनेप्सिस इंपल्स कंडक्ट करेंगे, मगर ये दो तरीके से करते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। इसमें क्या होता है कि न्यूरॉन मेम्ब्रेन जो होती हैं दो न्यूरॉन्स की, वो इतनी ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती हैं कि लगभग इस तरीके से होती हैं कि वो जिस तरीके से एक्सॉन में इंपल्स कंडक्ट हुआ है, सेम टू सेम एक एक्सॉन से इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होती हैं, वो दूसरे के पास भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर पाती हैं। डायरेक्ट फ्लो हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट का दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसमें फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर डायरेक्ट फ्लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट होती हैं। इंपल्स ट्रांसमिट इन सिमिलर टू कंडक्ट अलोंग विद, जैसा कि सिंगल एक्सॉन में हो रहा था, यही मैंने आपको बताया। जबकि दूसरा जो तरीका है वो है केमिकल साइनेप्सिस। केमिकल साइनेप्सिस में क्या हुआ कि जब वो थोड़े से दूर दूर थे, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि वेसिकल्स होती हैं, वेसिकल्स के अंदर क्या भरा रहता है? न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। वो न्यूरोट्रांसमीटर आएगा साइनेप्टिक क्लेफ्ट में और वहां पर उसको रिलीज कर देगा। रिलीज करने के बाद वो फिर जो है धीरे 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 दूसरे के पास जाएगा और वहां पर आइंस के लिए गेटेड ओपन कर देगा। देखिए, जैसे कि इस डायग्राम को अगर हम समझें, जैसे ही एक्शन पोटेंशियल के थ्रू यहां पर इंपल्स आई, वैसे ही यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में गेट्स ओपन हुए कैल्शियम के लिए। कैल्शियम अंदर की तरफ आया, डीपोलराइजेशन हुआ, कैल्शियम चैनल ओपन हुए और कैल्शियम अंदर आया। उसने क्या किया? ये जो वेसिकल्स में भरा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर था, इन वेसिकल्स को आगे की तरफ पुश किया और इस मेम्ब्रेन से फ्यूज कर दिया। जैसे ही मेम्ब्रेन से ये फ्यूज हुआ, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। और वो फिर ये जो दूसरे गेट्स बने हुए थे, चैनल गेट्स बने हुए थे रिसेप्टर, उनके साथ जाके अगले वाले साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जाकर बाइंड हो गए। जैसे ही वो बाइंड हुए, उन्होंने इस वाली मेम्ब्रेन पर जो है सोडियम के लिए गेट्स ओपन किए और यहां पर भी फिर एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ? कैल्शियम अंदर आया। कैल्शियम अंदर आने के बाद डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन से कैल्शियम अंदर आया। कैल्शियम ने ट्रिगर किया न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स को। फिर ये जो वेसिकल्स थी वो फ्यूज हुई मेम्ब्रेन के साथ, है ना। फोर्थ क्या हुआ? न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इसके साथ फ्यूज हुई। फ्यूज होने के बाद उन्होंने रिलीज किया। रिलीज करने के बाद वो जो है अपने चैनल रिसेप्टर के साथ बाइंड किया और उन्होंने वहां पर भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप करने में फिर हेल्प करी। तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन है वो पास होती है, ठीक है। इंपल्स ट्रांसमिशन प्रोसेस कैसे हुआ, यहाँ लिखा हुआ है, एक बार स्टेप्स हम पढ़ लेते हैं। ऑल्दो मैंने आपको समझा दिया है। एक्सॉन टर्मिनल कंटेन वेसिकल्स, ठीक है, ये भी हमने देखा वेसिकल्स थे। एक्सॉन के टर्मिनल पर वेसिकल्स थे जो किससे फिल्ड थे? दीज आर फिल्ड विद न्यूरोट्रांसमीटर। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा। व्हेन एन इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब क्या है? एक्शन पोटेंशियल, राइट। सो व्हेन एन इम्पल्स रीच द एक्सॉन टर्मिनल, वेसिकल मूव टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, राइट। अभी हमने डायग्राम में देखा, वेसिकल धीरे धीरे मूव कर रही थी मेम्ब्रेन की तरफ। वेसिकल फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में उसने रिलीज कर दिया। न्यूरोट्रांसमीटर देन बाइंड टू द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। आयन चैनल ओपन, इमीडिएटली क्या हुए? आयन चैनल ओपन हुए, अलाउइंग आयन टू एंटर द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। देन न्यू पोटेंशियल, कुछ भी हो सकता है, इट मे बी एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी डेवलप इनटू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। तो इस तरीके से नर्व साइनेप्टिक क्लेफ्ट में होते हुए अपनी इंफॉर्मेशन को कन्वे करती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्व्स के टाइप आपने पढ़े, माइलिनेटेड शीट क्या होती है और भी किस तरीके से इंपल्स कंडक्ट होगी। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।